हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे एकदम स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे के सारे बच्चे इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हो, जो कि मैं एक फ्लो के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। राइट, वी आर राइट ऑन ट्रैक। बहुत अच्छे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 7 पार्ट बी, रोटेशन एंड रोलिंग का लास्ट लेक्चर। दिस इज लेक्चर नंबर 9 और ये होने वाला है हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। हमने रोटेशन से रिलेटेड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, हमने सिंगल पार्टिकल के रोटेशन के बारे में पढ़ा, हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के रोटेशन के बारे में पढ़ा। एट द एंड हमने रिजिड बॉडीज की मोशन के बारे में पढ़ा, उनके रोटेशन, उनके ट्रांसलेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, जिसको रूलिंग भी कहा जाता है। और एक एक चीज को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से समझते हुए हम आगे बढ़े। और इसका फायदा क्या हुआ कि जैसे जैसे हम चैप्टर एंड की तरफ बढ़ते गए, चैप्टर बहुत हलवा होता चला गया। मतलब आपने देखा होगा कि इस चैप्टर का जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है रोलिंग, वो आप लोगों ने अगर पूरी श्रद्धा के साथ में शुरुआत से लेक्चर देखें तो आपको सबसे आसान लगा होगा। आपको लगा होगा कि यार वाकई जब एक मंजिल बनती है तो उसकी नींव जितनी मजबूत होती है, ऊपर वाले फ्लोर बनाना उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती फिर कि ये गिर जाएंगे। ऐसा इस चैप्टर के अंदर हुआ। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने रोलिंग मोशन के बारे में पढ़ा था ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और अब बात करेंगे अपन रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, तो इंक्लाइन सरफेस पर रोलिंग मोशन क्या क्या, फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होगा, कौन टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा, है ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी नीचे पहुंचने पर, एक्सेलरेशन कितना होगा, टाइम कितना लगेगा, है ना, ऊपर से अगर लुढ़काना स्टार्ट करोगे तो। ठीक है, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट कर रखा है। ऑब्वियसली तुम मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो बिना एग्जाम्पल्स के कुछ भी नहीं चलने वाला। आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक हथियार का एग्जाम्पल, यानी कि आपको उस हथियार को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो बताया जाएगा। तो तैयार हो जाओ, कॉपी पेन साथ में, दिमाग फोकस एकदम लेक्चर के ऊपर, शुरुआत से लेकर आखिरी तक छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना। और एट द एंड ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो अच्छा, ये भी बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर हमें तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपके साथ में करनी है। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.physicsman.in, और इस पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे, डीपीपीज मिल जाएंगे, डीपीपीज का सोल्यूशन मिल जाएगा, मेंटोरशिप मिल जाएगी, टेस्ट मिल, सब कुछ, मतलब जो भी आपको ऑफलाइन पढ़ने पर फील आती है वो सारी की सारी फील आपको यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहोगे तो एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट कर लेना। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, तो रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो देखो ये जो सरफेस है ना, ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हम किसी चीज को लुढ़काना चाहते हैं, रोल करवाना चाहते हैं, तो हमें पुश करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर हमारी सरफेस इंक्लाइंड हो, ऐसी सरफेस हो, ठीक, तो हम देखते हैं कि जो रोल करने वाली चीजें होती है उनको जस्ट हमें रखना होता है और वो अपने आप डाउनवर्ड्स लुढ़कना स्टार्ट कर देती है, रोल करना स्टार्ट कर देती है। राइट, तो मैं ऐसी ही एक रेगुलर शेप्ड बॉडी यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये रिंग भी हो सकती है, ये डिस्क भी हो सकती है, ये स्फीयर भी हो सकता है, ये सिलेंडर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये मैंने यहां पर शो कर दिया। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ये आपको दे रखा है थीटा। ठीक है, और जैसे आप इसको यहां से रिलीज करोगे तो ये लुढ़कना स्टार्ट कर देंगे। अब ये तो चलो ठीक है सर, हमें बाहर से दिखाई देता है, अपन चलते हैं इसकी इंटरनल डिटेल्स के ऊपर, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि इसके ऊपर एक तो लगेगा इसका वेट। तो वेट लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके सेंटर पर इसका वेट जो है वो हमने यहां पर लगता हुआ शो कर दिया। सो दिस इज वेट एम जी, एम यहां पर इसका मास है। ठीक,
अब क्या इस वेट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा? तो आप बोलोगे सर टॉर्क किसके अबाउट? टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस। तो आप बोलोगे सर इस एक्सिस के अबाउट तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता mg की वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि mg खुद आपके एक्सिस से ही पास हो रहा है। ठीक है, हाँ ये जरूर हम कह सकते हैं कि सर mg की जो एक कंपोनेंट है mg का, एक कंपोनेंट जो है mg का, दैट इज ये एंगल भी थीटा हो जाएगा आपका, कई बार अपन कर चुके हैं, mg cos थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो नॉर्मल को बैलेंस करने के काम में आ जाएगा। ये तो किसको बैलेंस करने के काम में आ रहा है? नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करने के काम में आ रहा है। और जो दूसरा कंपोनेंट है mg sin थीटा, ये जो दूसरा कंपोनेंट है mg sin थीटा, ये इस पूरी की पूरी बॉडी को नीचे ट्रांसलेट करवाएगा। और ये तो हम पहले भी कर चुके हैं सर, पहले भी हम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो नहीं लुढ़कने वाली चीजें हैं उनकी मोशन को स्टडी कर चुके हैं, उसमें यही वाला कंपोनेंट था जो उनको नीचे लेके आते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो बॉडी है ये ट्रांसलेट क्यों करेगी, ये हमें समझ में आ रहा है क्यों करेगी, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। अब यहां पर दिक्कत पड़ गई कि सर ट्रांसलेट तो समझ में आ गया, रोटेट क्यों करेगी ये? क्योंकि रोटेशन के लिए तो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, और टॉर्क तो यहां पर प्रोड्यूस हो नहीं रहा, ना नॉर्मल फोर्स का हो रहा है ना ही mg फोर्स का हो रहा है। तो यहां से हमें समझ में आया कि अगर किसी बॉडी को हमें इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल करवाना है, ध्यान से सुनना, अगर किसी बॉडी को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल करवाना है तो हमें टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, और टॉर्क mg और n से तो प्रोड्यूस हो नहीं पा रहा, इसलिए मजबूरी में हमें रिक्वायरमेंट होगी फ्रिक्शन की। विदाउट फ्रिक्शन रोलिंग इज नॉट पॉसिबल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो अगर ये आपकी सरफेस स्मूथ सरफेस हुई तब तो यहां पर रोलिंग नहीं हो सकती, इसको क्या होना पड़ेगा? इसको रफ सरफेस होना पड़ेगा। तो दिस सरफेस मस्ट बिकम रफ। अब इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, उसका एंगल से रिलेशन क्या होगा, वो सब कुछ अपन देखेंगे, बट इतना हमें पता पड़ गया कि ये सरफेस रफ होगी। और अगर ये सरफेस रफ होगी तो ये जो फोर्स है ये इसको नीचे स्लाइड करवाना चाहता है, तो स्लाइडिंग टेंडेंसी को रोकने का काम करेगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, स्मॉल f। अब हमें समझ में आ गया कि ये बॉडी रोटेट क्यों करेगी, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ये जो फ्रिक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब हमें समझ में आ गया, दोनों चीजें समझ में आ गई। ट्रांसलेट क्यों कर रही है? mg sin थीटा की वजह से। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत फ्रिक्शन ने रोक दिया, बट है mg sin थीटा अभी भी है, पावरफुल है। और रोटेट क्यों कर रही है? हमारे फ्रिक्शन की वजह से। दोनों चीजें हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब तो खैर जैसे अपन एनालाइज करते हैं वैसे एनालाइज करेंगे। यहाँ पर भी हम ट्रांसलेशन को अलग से स्टडी करते हैं, रोटेशन को अलग से स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे अपन, राइट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस बॉडी के ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ठीक, तो अगर मान लो ये जो बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन कितना है? उसका एक्सेलरेशन है ACM। कितना? ACM है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू सपोर्टिंग फोर्स mg sin थीटा, और अपोजिंग फोर्स कौन सा है यहाँ पर? फ्रिक्शन है F। ये यहाँ पर अपोजिंग फोर्स। तो एक इक्वेशन तो हमें मिली कहाँ से? एक इक्वेशन हमें मिल गई बॉडी के ट्रांसलेशन से। ठीक है भैया, इसकी तो अब आदत पड़ गई होगी, इतनी बार हम कर चुके हैं इतने सारे क्वेश्चंस के अंदर, इतने सारे सिनेरियो के अंदर। दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी हमें? रोटेशन से मिलेगी। दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी रोटेशन से। रोटेशन में क्या हुआ कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? फ्रिक्शन की वजह से। एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? रेडियस के बराबर है। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो हो गया F मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू रेडियस। और वैसे टॉर्क किसके इक्वल होता है?
वैसे टॉर्क इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा। ठीक है, और एक होती है हमारी ब्रिज इक्वेशन, एक होती है हमारी ब्रिज इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड या विच इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, है ना। ब्रिज इक्वेशन होती है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब वो जो इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो आपका एल्फा होता है वो लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय रेडियस आर। तो हम क्या करते हैं, हम एक तो ये जो इक्वेशन है इसको फीड करते हैं रोटेशन वाली इक्वेशन के अंदर, तो एक तो हम लोग ये यहां पर पुट कर देते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वो लिखा जा सकता है m इंटू के स्क्वायर। भाई जब तक हमें बॉडी के बारे में नहीं पता तब तक हम रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं। ठीक है, तो चलो ये दोनों चीजें यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि जो फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस आर होगा वो हो जाएगा m इंटू के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल्फा which can be written as ACM divided by R। तो एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गई। इसमें भी हम क्या करते हैं, हमें तो फ्रिक्शन को एनालाइज करना है सबसे पहले, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो ACM है ना इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। और ये चीज हम पुट कर सकते हैं यहां पर, ये जो चीज हमें मिली है यहां से इसको हम पुट कर सकते हैं कहां पर, हमारे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो ये चीज उठा के यहां से हम लोग पुट कर सकते हैं यहां पे, इसको यहां पे पुट कर सकते हैं। तो फिर हम थोड़ा बहुत फ्रिक्शन को एनालाइज कर पाएंगे कि कितना फ्रिक्शन वगैरह रिक्वायर्ड होता है। तो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन बनेगी मास इंटू ACM की जगह रखा जा सकता है F मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय M मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वायर इज इक्वस टू, या हाँ इज इक्वस टू mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, और माइनस का स्मॉल f यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। तो आप देख रहे हो m से m कट गया, फ्रिक्शन को इधर ले आते हैं तो फ्रिक्शन कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, और इधर बच जाएगा अकेला m इंटू जी इंटू साइन थीटा। और यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा फ्रिक्शन F इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो इतना हमारा फ्रिक्शन हमें रिक्वायर्ड होगा ही होगा। अगर हमें इंक्लाइनेशन के ऊपर किसी बॉडी को रोल करवाना है, अगर हमें इंक्लाइनेशन के ऊपर किसी बॉडी को रोल करवाना है तो हमें कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा, हमें इतना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा, इसके बिना रोलिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहां से आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपका थीटा 0 हो गया, मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात कर रहे हो, तो जैसे यहां पर थीटा को 0 रखोगे फ्रिक्शन भी कितना आ जाएगा तुम्हारा 0। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में बिना फ्रिक्शन की भी आप रोल करवा सकते हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पॉसिबल है, ठीक है। बट अगर आपको इंक्लाइन सरफेस के ऊपर रोलिंग करवानी है तो आपको इतनी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहली चीज तो हम लोगों ने यहां पर ये नोट कर ली, कितने फ्रिक्शन की हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन है, ठीक है, ये किस किस पर डिपेंड कर रहे हैं, एक तो ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में ये टाइप ऑफ बॉडी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अलग अलग टाइप ऑफ बॉडीज के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग होती है। रिंग के लिए अलग होती है 1, ठीक है, डिस्क के लिए अलग होती है। तो इन दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लो आपका सेम एंगल है, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को आप चेंज नहीं कर रहे, बट आप बॉडी अलग अलग ले रहे हो,
तो अलग अलग बॉडी को अलग अलग एंगल, अलग अलग फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ये चीज भी हमें यहां से समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि दोनों फैक्टर्स यहां पर इंक्लूडेड है। पता ज्यादा बेटर क्या रहेगा कि हम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितना होगा ये बताने की बजाय, ये तो चलो ठीक है हमने बता दिया, हम ये बता दें कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो हमने यहां पर नोट कर ली, सबसे पहली चीज हमने नोट कर ली, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। एक चीज तो हमने ये नोटिस कर ली, ठीक है, और हमें फाइनली इसका आंसर मिल चुका है, मिल चुका है इसका, ठीक है। अब अपन चलते हैं फ्रिक्शन कॉफिशिएंट रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की, अगर हम बात करें रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की, तो अभी अभी हमने दिखाया था कि F कितना रिक्वायर्ड होता है हमें, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अब हमें पता है कि फ्रिक्शन जो है ना रोलिंग के केस में स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, उससे वो हमेशा कम होगा। तो ये जो फ्रिक्शन तुम्हें रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये या तो कम होगा या फिर बराबर होगा, किसके कंपैरिजन में, लिमिटिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा आपका म्यू इंटू एन, और अगर आप डायग्राम के अंदर देखोगे तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स होता है वो mg के इक्वल नहीं होता, वो किसके इक्वल होता है, mg cos थीटा के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हो कि m इंटू जी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू टाइम्स m इंटू जी इंटू कॉस थीटा। वाई, बिकॉज n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ये आप डायग्राम के अंदर देख ही सकते हो, बैलेंस करवाओगे तो यहां से हमें पता पड़ गया एम जी से एम जी कट गया, कॉस थीटा को आप इधर भेज दोगे तो साइन अपॉन कॉस बन जाएगा 10। तो यहां से हमें पता पड़ गया कि म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ये और भी बेटर चीज हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली, ये और भी बेटर चीज हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली कि अगर मान लो हमें थीटा इंक्लाइनेशन वाला एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है ना, तो उसका जो फ्रिक्शन है वो कम से कम कितना होना चाहिए, ज्यादा हो बहुत बढ़िया है, कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए फॉर अ गिवन प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, आ गया सबको समझ में। तो दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, आपको थीटा देके म्यू पूछा जा सकता है, ठीक है, कि थीटा आपको गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना होना चाहिए, या फिर आपसे उल्टा सवाल पूछा जा सकता है, आपसे म्यू देके थीटा पूछा जा सकता है कि बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने एंगल तक रोलिंग हो सकती है। दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपसे एक तरीके के सवाल में, ठीक है, थीटा आपको गिवन हो सकता है, ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कैन बी आस्क्ड। ठीक है, एक तो इस तरीके का सवाल हो सकता है कि थीटा आपको गिवन हो
और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको जो रिजिड बॉडी है वो तो गिवन है सॉलिड स्फीयर। कौन सी बॉडी गिवन है? सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले इसको नोट करना, सॉलिड स्फीयर है, इसका मतलब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा। तो पहले तो आप बॉडी नोट कर लेना, ठीक है। फिर आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपको गिवन है कितना, तो ये थीटा आपको गिवन है 37 डिग्री। 37 डिग्री आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन गिवन है। और आपसे पूछा गया है कि बताओ मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। अब आप बड़ी आसानी से निकाल दोगे, ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। बड़ी आसानी से आप निकाल दोगे कि जो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो यहां पर सबकी वैल्यू रखते हैं। थीटा हमें कितना दे रखा है, 37 डिग्री दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें पता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना है 2/5। तो आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। तो 1037 होता है 3/4, 3/4, और नीचे आ जाएगा आपका 2 + 5 7/2 आ जाएगा, 7/2। तो यहां से आप म्यू मिनिमम निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, म्यू मिनिमम हो जाएगा आपका 2 चला गया ऊपर, या 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 3/14, 3/14, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप और फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो। इतना आपको मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा। तो एक तरीके का सवाल तो ये हो सकता है जिसमें आपको थीटा गिवन हो और मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड हो, वो पूछा जाए। और दूसरे तरीके का सवाल कौन सा बन सकता है, दूसरे तरीके का सवाल कौन सा बन सकता है कि अब की बार आपको म्यू गिवन हो, ठीक है, म्यू आपको गिवन हो, ठीक है, और अब की बार मैक्सिमम एंगल अप टू विच रोलिंग, प्योर रोलिंग, ठीक है ना, इज पॉसिबल कैन बी आस्क्ड, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका टाइप 1 क्वेश्चन, और ये हो गया आपका टाइप 2 क्वेश्चन। ऐसे दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं, हर एक चीज समझना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है अब की बार हमें ऐसा कह दिया जाए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कि हमें कह दिया जाए कि जो बॉडी है वो तो है आपका हॉलो, सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर है बॉडी, इसका मतलब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना हो गया आपका 1/2 हो गया। ये हमेशा रिक्वायर्ड होता है, तो सबसे पहले इसी को नोट करना है, ठीक है। अब की बार आपको म्यू गिवन है, ठीक है, म्यू आपको गिवन है कितना 0.5 गिवन है, 0.5 गिवन है। आपसे पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम एंगल beyond which pure rolling is not possible। ये आपसे पूछा गया, आ गया सबको समझ में। बॉडी गिवन होगी, म्यू गिवन होगा, और आपसे क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम एंगल अप टू विच रोलिंग इज पॉसिबल, या लैंग्वेज ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि मैक्सिमम एंगल बियॉन्ड विच रोलिंग इज नॉट पॉसिबल।
तो यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि अब की बार आपको क्या करना है, टेन थीटा, तो ये तो आपको पता ही है कि जो टेन थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, भाई इसको आप इधर ले जाओगे तो टेन थीटा या तो बराबर होगा या कम होगा, ठीक है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो टेन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, टेन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है म्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, म्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। इसको उठा के अपन इधर ले गए, तो इसको चलो कैलकुलेट करते हैं। तो म्यू का मतलब हो गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना है, 1/2। तो आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 + 1 हो गया 3, 3 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.5। तो थीटा मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1.5। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से हम लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एंड आई होप आपको अब इस तरीके के सवालों के अंदर कोई भी घबराहट नहीं होगी। बच्चों को तो ये सवाल ही नहीं समझ में आते, बच्चों को समझ में नहीं आता क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम। एक एक चीज बारीकी से समझना बेटा, तभी मजा आएगा आपको सवाल करने में, तभी आप अंधेरे में तीर नहीं मारोगे, जो मेरा फेमस फ्रेज है कि भैया अंधेरे में तीर नहीं मारना। कोई चीज नहीं समझ में आ रही, नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले चीजों को अच्छे से समझेंगे और फिर जो समझा है उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो एक तो ये हो गया फंडा, इसी के बेसिस पे आपसे वो फ्रिक्शन वगैरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये एक हमारा एक हथियार बन गया है यहाँ पर, ठीक है ना, कि हमने फ्रिक्शन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया। सर और क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है, तो हमसे और भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है कि जब आपकी बॉडी रोल करते हुए नीचे जाएगी, ठीक है, रोल करते 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 आपकी बॉडी कहां पर पहुंच चुकी है, नीचे पहुंच चुकी है। मैं एक बार आपको डायग्राम के अंदर बता देता हूं कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और ये थीटा दे रखा है इंक्लाइनेशन, सफिशिएंट फ्रिक्शन यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब रोलिंग हो रही है। और ये जो बॉडी है ये यहां से रोल करना स्टार्ट हुई थी, यहां से रोल करना स्टार्ट हुई थी, और रोल करते 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 ये कहां पर आ चुकी है, अपने लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर आ चुकी है, ठीक है, यहां पर आ चुकी। ठीक, तो आपको ऐसे दिया जा सकता है कि शुरुआत में इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, h थी। इसको आपने h हाइट से रोल करवाना स्टार्ट किया था, या फिर ये भी दिया जा सकता है आपको कि ये ओवरऑल कितना चली इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, एस डिस्टेंस चली, एस डिस्टेंस चली, इतना ये इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चली। दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है, आपको एस भी दिया जा सकता है, आपको एच भी दिया जा सकता है, आप दोनों को कन्वर्ट भी कर सकते हो। आप एच को एस की फॉर्म में लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट एस साइन थीटा, ठीक है, एच इज नथिंग बट एस साइन थीटा, है ना, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो एस साइन थीटा, और एस इज नथिंग बट एच अपॉन साइन थीटा। दोनों तरीके से, दोनों में से कोई भी एक चीज आपको दी जा सकती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जब ये बॉडी रोल करते 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 एस डिस्टेंस चल चुकी है या एच हाइट से रोल करते करते नीचे आ चुकी है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ इसकी वेलोसिटी, ठीक है, एट द बॉटम कितनी होगी, वेलोसिटी एट द बॉटम कितनी होगी। अब यहां पर भी दो केस बनते हैं, ठीक है, एक केस हम पहले पढ़ चुके हैं, एक केस हम पहले पढ़ चुके हैं, ये केस है हमारा स्लिपिंग
विदाउट रोलिंग ऑन स्मूथ सरफेस। ठीक है, कि आपकी सरफेस कैसी है, स्मूथ सरफेस है, कोई लुढ़क नहीं रही बॉडी, बॉडी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, स्लिप करते करते, स्लाइड करते करते नीचे आ रही है। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, ये वाला तो दो केस बन रहे हैं हमारे, एक हम पहले पढ़ चुके हैं और एक हम आज केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब स्लिपिंग विदाउट रोलिंग होती है कि जस्ट बॉडी बिना किसी फ्रिक्शन के यहां से फिसलते 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 यहां पर आ रही है, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। शुरुआत में आपकी एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और यहां पर आते आते क्या हो गई, हाफ mv²। हाफ mv² को mgh के इक्वल रखो, वेलोसिटी कितनी आ जाती है आपकी, √2gh आ जाती है। तो इस केस में आपकी जो वेलोसिटी है, इसको मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ स्लिप, तो ये तो हो जाती है कितना, √2 इंटू जी इंटू एच हो जाती है। कहां से आया, एनर्जी कंजर्वेशन। सेम एनर्जी कंजर्वेशन रोलिंग के केस में भी लगाया जा सकता है। सेम एनर्जी कंजर्वेशन रोलिंग के केस में भी लगाया जा सकता है, लेकिन रोलिंग के केस में शुरुआत में जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां पर जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, और यहां पर आते आते जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी हो गई। काइनेटिक में भी दोनों चीजें काउंट करनी है आपको, आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी काउंट करनी है और आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी काउंट करनी है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, आप कह सकते हो सर mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 थी। और यहां पर क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ इंटू एम इंटू v² मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस k² अपॉन r²। तो ये वाला फैक्टर और आ गया। अब आप दोनों को इक्वल करोगे, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल करोगे, तो अपने आप ही आपकी जो वेलोसिटी ऑफ रोलिंग आएगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी √2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k² अपॉन r²। तो अगर आप कंपेयर करोगे ना इसको इससे, तो आप देखोगे कि रोलिंग के केस में जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो कम है बाय अ फैक्टर ऑफ √1 प्लस k² अपॉन r²। आ गया सबको समझ में, ये हम पहले पढ़ चुके थे, ये हमारा आज का रिजल्ट। अच्छा, इससे ये वाला रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। भाई तुम अगर मान लो रोटेशन को नगण्य मान रहे हो, नेग्लिजिबल मान रहे हो, तो यहां पर k की जगह 0 रख देना, क्योंकि k तो रेडियस ऑफ जायरेशन है, रोटेशन के केस में आती है। तो जैसे 0 रखोगे तो अपने आप आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। आ गया सबको समझ में, तो यहां पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन अगर हमने लगाया यहां पर, तो एनर्जी कंजर्वेशन से आ गया mgh प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ mv² टाइम्स 1 प्लस k² अपॉन r²। ये m से m कट गया, तो अपने आप ही v कितना आ जाएगा आपका, √2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k² अपॉन r² आ जाएगा। अब एक सवाल और खड़ा होता है यहां पर कि सर रोलिंग के केस में अभी अभी आपने बताया था कि फ्रिक्शन मस्ट होता है, मतलब फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, और फ्रिक्शन तो रेजिस्टिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और आपने पढ़ाया था कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के प्रेजेंस में आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते। तो आपने कैसे यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया, तो याद करो मैंने आपको बताया था कि या तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट हो,
अब यहाँ पे एब्सेंट तो नहीं है, या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हो बट उनका वर्क डन कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट तो है बट उसका वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो हमेशा ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्योर रोलिंग में रेस्ट पर रहता है, स्टेशनरी रहता है। यही तो थी प्योर रोलिंग की कंडीशन। तो क्योंकि जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमेशा रेस्ट पर रहता है, इसका मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हो जाता है, 0। तो भले ही यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है बट उसका वर्क डन 0 है। इसलिए हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझा करो, सवाल उठाया करो, ठीक है। तो इससे हमें फिर पहला जो हमारा रिजल्ट है वो मिल गया कि वेलोसिटी एट द बॉटम कितना होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। चलो सर ये बताओ हमें कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितना होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? तो अगर बॉडी स्लिप कर रही है तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, सिर्फ और सिर्फ नीचे खींच के ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, mg साइन थीटा। उसमें मास को डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन कितना बचेगा, g साइन थीटा बचेगा। तो स्लिप के केस में तो बहुत आसान है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर बॉडी जस्ट स्लिप कर रही है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा अलोंग द इंक्लाइनेशन, जिसके अलोंग मोशन हो रही है, g साइन थीटा। और अगर आप रोलिंग के केस में बात करोगे तो रोलिंग के केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। या तो फोर्सेस से निकाल सकते हो, कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो आपने पहले ही निकाल लिया, mg साइन थीटा में से फ्रिक्शन को माइनस कर दो, मास से डिवाइड कर दो, उससे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है कितनी है यहां से लेके यहां तक की, ठीक है। या और वैसे डिस्टेंस ना भी लेना चाहो तो चलेगा, ठीक है ना। और आप क्या निकालना चाहते हो, एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, तो उससे भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो ये आया कहाँ से, ये आप खुद करके देखना एक बार, दोनों तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हो, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन भी लगा सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी हो गई √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आपकी जो डिस्टेंस है वो हो गई h अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और इस तरीके से आप आसानी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। मैं निकाल के बता देता हूँ, चलो ठीक है ना, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला, एक्सेलरेशन कैसे आया, इसका मैं तरीका बता रहा हूँ। दोनों तरीके से निकाल सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमारी √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो h अपॉन साइन थीटा है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर लगा दी थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हमने लगा दी। थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 0 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट h अपॉन साइन थीटा। तो 2 से 2 कट गया, h से h कट गया, साइन थीटा को उधर भेज दिया, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका भी है, आप एक्सेलरेशन को ऐसे भी निकाल सकते हो कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्स m इंटू जी इंटू साइन थीटा माइनस अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड है वो हमें ऑलरेडी पता है, तो a आ जाएगा आपका m से डिवाइड कर दो g साइन थीटा माइनस f अपॉन m, तो f रिक्वायर्ड होता है m g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन
के स्क्वायर, और इसको आपने किससे डिवाइड कर दिया, m से डिवाइड कर दिया, m से m चला गया, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन कितना आएगा, g साइन थीटा को अपन कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बच गया, ठीक। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका g साइन थीटा टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम 1 से 1 चला गया, तो एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है g साइन थीटा, ठीक है, टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अभी जो आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर है इसको आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा g साइन थीटा टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और नीचे आपने आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो करके देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये वाली टर्म मिल जाएगी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1 मिल जाएगा, ठीक है। और अब ये ऊपर वाला आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। दिस इज मेथड नंबर 1, है ना, जो अच्छा लगे वो लगा लेना। दिस इज मेथड नंबर 1 एंड दिस इज मेथड नंबर 2, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। काइनेमेटिक्स भी यूज कर सकते हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली हमें रिजल्ट ध्यान रखना है कि हमारा एक्सेलरेशन होगा कितना। और जो तीसरी चीज हमें ध्यान में रखनी है वो ये वाली चीज ध्यान में रखनी है, टाइम कितना लगेगा, टाइम टू रीच बॉटम, ठीक है। तो हमें बॉटम पॉइंट पर पहुंचना है, तो हमें टाइम कितना लगेगा। तो जब आप किसी चीज को h हाइट से गिराते हो तो जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, √2h अपॉन जी। इसको आप कैसे ध्यान रखोगे कि रूट के अंदर 2 आता है, डिस्टेंस आती है, और उस डिस्टेंस के पैरेलल जो एक्सेलरेशन है वो आता है। तो यहां पर हम टाइम कैसे निकालेंगे, तो अगर अपन स्लिपिंग का टाइम निकालें तो ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 2, डिस्टेंस तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, s है, ठीक है, या h अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो, तो h अपॉन साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। तो इस डायरेक्शन में स्लिपिंग के केस में कितना एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, g साइन थीटा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो स्लिपिंग के केस में जो हमारा टाइम आता है वो आता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये तो रूट से बाहर आ गया, और रूट के अंदर आ जाता है 2h अपॉन जी। ये तो स्लिपिंग के केस में आता है। सेम स्ट्रेटेजी हम लोग रोलिंग के केस में निकालेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ रोलिंग के केस में टाइम कितना लगेगा, नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सेम स्ट्रेटेजी कि सर कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम लगेगा रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो इंक्लाइनेशन के अलोंग डिस्टेंस कितनी है, s को आप क्या लिख सकते हो, h अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना है, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा तो यहां पर भी बाहर आ जाएगा, अंदर √2h अपॉन जी तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा। तो रोलिंग के केस में हमारा जो टाइम आता है, रोलिंग के केस में जो हमारा टाइम आता है वो आता है 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय √2h अपॉन जी एंड मल्टीप्लाइड बाय √1 प्लस
के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आता है। तो अब ये जो फॉर्मूले है ना, ये हमें याद रखने हैं बेटा, ये आपके बिल्कुल फिंगर्स पर होने चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो जैसे एक तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि अगर आप अलग अलग बॉडीज को रोल करवाओगे सेम इंक्लाइनेशन से, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी बॉडी नीचे पहुंचेगी। हालांकि इसका आंसर भी आपको पता होगा, बट अब यहां से आप टाइम निकाल सकते हो कि यार बाकी सारी चीजें तो सेम है भाई, सबके लिए इंक्लाइनेशन सेम है, इसका मतलब थीटा सबके लिए सेम है और हाइट सबके लिए सेम है, सबको सेम हाइट से आपने रोल करवाया। बस एक चीज जो डिफरेंट है वो है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सबसे ज्यादा होता है उसको टाइम सबसे ज्यादा लगेगा, और जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सबसे कम होता है उसको टाइम सबसे कम लगेगा। बस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, राइट। तो आप ये ऑर्डर जो है ना वो ध्यान रख सकते हो। कैसे ध्यान रखोगे तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, पहले भी आपको बता चुका हूं कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा किसका होता है, रिंग, रिंग का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो ये सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा रिंग कह लो या फिर हॉलो सिलेंडर कह लो, ठीक है ना, रिंग कह लो या फिर हॉलो सिलेंडर कह लो, बात सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है डिस्क, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है 1/2। सॉलिड सॉरी हॉलो हेमिस्फीयर 2/3, 2/3 का मतलब होता है 0.6। तो इसके बाद में जो ऑर्डर आएगा ये तो सबसे ज्यादा हो गया। फिर आता है आपका हॉलो स्फीयर, इसका जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है वो होता है 2/3 लगभग 0.67। ये आ गया आपका सेकंड नंबर पर, ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड नंबर पर। फिर इसके बाद में आता है डिस्क, इसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है 1/2 मतलब 0.5। ये तीसरे नंबर पर है, और इसी में आप काउंट कर सकते हो सॉलिड सिलेंडर को, इसको भी आप काउंट कर सकते हो। और सबसे कम होता है, सबसे कम होता है किसका, सॉलिड स्फीयर। कितना, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2/5 मतलब 0.4। तो सबसे कम हो जाता है सॉलिड स्फीयर के लिए। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप अगर इन बॉडीज को सेम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के ऊपर रोल करवाओगे तो आपसे बाकी चीजों का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का ऑर्डर, ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेशन का ऑर्डर। तो आपने देखा था एक्सेलरेशन में 1 + k² अपॉन r² नीचे आ रहा था, और अब जिसका k² अपॉन r² ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे कम होगा, और जिसका k² अपॉन r² सबसे कम होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर उल्टा कर दो इस ऑर्डर को, ठीक है। तो यहां पर सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, फिर डिस्क का या सॉलिड सिलेंडर का एक्सेलरेशन उससे कम होगा, फिर हॉलो स्फीयर का एक्सेलरेशन और कम हो जाएगा, और सबसे कम होगा एक्सेलरेशन किसका, रिंग का या फिर
हॉलो सिलेंडर का। आया सबको समझ में? तो ये हो जाता है ऑर्डर किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर वेलोसिटी है, उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो वो भी सेम ऑर्डर के अंदर पाई जाएगी, सेम ऑर्डर के अंदर पाई जाएगी। वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा, वेलोसिटी ऑफ डिस्क कह लो या फिर सॉलिड सिलेंडर कह लो, ये उससे थोड़ी सी कम होगी। वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर थोड़ी सी और कम, और सबसे कम हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रिंग कह लो या फिर हॉलो सिलेंडर कह लो, पाइप कह लो, ठीक है ना। तो ये सेम ऑर्डर वेलोसिटी का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों में जो 1+k² r² वाला फैक्टर है वो नीचे आता है, वो डिनोमिनेटर में आता है। तो k²r² जिसके लिए जितना ज्यादा होगा उसका ACM या VCM उतना ही कम हो जाएगा। बट टाइम में उल्टा है, टाइम में ऊपर ही आता है। तो टाइम का जो ऑर्डर है ना वो क्या हो जाएगा, तो टाइम का ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछे तो वो आपको उल्टा कर देना है। क्यों? क्योंकि टाइम में k²r² आता है ऊपर, तो जिसका k²r² सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, रिंग को। तो रिंग का जो टाइम है या हॉलो सिलेंडर का जो टाइम है वो सबसे ज्यादा होगा। फिर इससे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा हॉलो स्फीयर को, इससे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा डिस्क को, या फिर कह लो सॉलिड सिलेंडर को, ठीक है। और सबसे कम टाइम लगेगा सॉलिड स्फीयर को, सबसे कम टाइम लगेगा सॉलिड स्फीयर को। तो अगर एक साथ लुढ़काते हो तो सॉलिड स्फीयर को सबसे कम टाइम लग रहा है, ये सबसे पहले बॉटम पर पहुंचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सॉलिड स्फीयर विल विन द रेस, ठीक है। और ऐसे आपको खूब सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसपे लोगों ने प्रैक्टिकली ये चीज करके दिखाई है। अब ये सब क्वेश्चन के फॉर्मेट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। नीट और जेई मेंस जैसे एग्जाम के अंदर ये सब चीजें बार बार पूछी जाती रही है, ठीक है ना। बट ये क्या है, इतनी कॉमन चीज होगी कि ये सबको रटा दी जाती है। तो ठीक है, हमें भी याद होनी चाहिए, सारे ऑर्डर्स वगैरह पता होने चाहिए, बट मेन चीज है कॉन्सेप्ट, जो कि हमने आज इस लेक्चर के अंदर अच्छे से कवर करने की कोशिश करी। उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे ना तो फिर वो आप ही कर पाओगे, फिर वो रटने वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ऐसे क्वेश्चंस मान लो कोई पूछ ले आपसे कि रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, तो सबसे पहले जो बॉडी है वो कौन सी है, वो है रिंग। तो सबसे पहले इसको नोटिस करना। और रिंग के लिए k²/r² कितना होता है, 1 होता है। सबसे पहले तो इसको पकड़ लेना, ठीक है ना, ये हमारे काम आता रहता है। तो इसका मास m है, रेडियस r है, रोल्स डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल थीटा, मतलब आपकी बार थीटा हमें गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है, फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड पूछा गया है। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया अब तो हमारे लिए, कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होता है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर वो होता है F=mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1+r² / k²। ये फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखना है ना, कहाँ पर r² / k² आ रहा है, कहाँ पर k²/r² आ रहा है, तो रख दो। तो ये हो जाएगा आपका mg साइन थीटा, mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1+k²/r², 1 है, r²/k² भी 1 हो जाएगा, तो 1+1 हो गया ये। तो 1+1 कर दिया तो आपका अल्टीमेटली आंसर आ गया mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय
ये आपका आंसर आ गया, mg sin थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, आसान है। तो ये क्वेश्चन अब तो आप ऐसे पलक झपकते ही कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सुभाष सर वैसे भी डायरेक्ट हथियार देते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन सरफेस ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, तो थीटा आपको गिवन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन सिलेंडर एंड सरफेस। तो सबसे पहले तो बॉडी को पकड़ो, बॉडी क्या है, सिलेंडर। जब कुछ ना कहा जाए तो सिलेंडर कैसा माना जाता है, सॉलिड सिलेंडर माना जाता है। तो इसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है, 1/2 होता है। जब कुछ ना कहा जाए तो सिलेंडर को सॉलिड मानना है, स्फीयर को सॉलिड स्फीयर मानना है, ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए। थीटा आपको गिवन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा गया है, तो पता ही है हमें कि म्यू मिनिमम जो होता है वो कितना होता है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। बस वैल्यूज रखनी है यहाँ पर, तो थीटा है ही, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उल्टा कर दो ना, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का, तो म्यू मिनिमम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका tan थीटा डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, tan थीटा डिवाइडेड बाय 3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक, आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म रिंग इज अलाउड टू रोल डाउन, तो सबसे पहले तो बॉडी हमें कौन सी गिवन है, रिंग, और रिंग के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। पहले तो इसको पकड़ दो, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें गिवन है 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इफ द रिंग रोल्स विदाउट स्लिप, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है, देन इट्स सेंटर विल मूव विद एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हुआ करता था हमारा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा जी साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह भी रख दिया मैंने 1। साइन थीटा कितना होता है, 1/2, तो जी मल्टीप्लाइड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया जी डिवाइडेड बाय 4। ये हो जाएगा आपका आंसर, g/4 होगा एक्सेलरेशन, ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्या पूछ लेगा और आपसे, ठीक है, सब कुछ तो सर ने करवा ही दिया। ये देखो, सॉलिड सिलेंडर है, मास है 2 किलोग्राम, रेडियस 50 सेंटीमीटर, रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिस, रोल्स अप है मतलब, ठीक है ना, आपकी बार ऊपर की तरफ रोल कर रहे हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिलेंडर हैज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिलेंडर ऑन द इंक्लाइंड सरफेस विल बी। तो यहां पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, या फिर इस सवाल को हम उल्टा भी कर सकते हैं। भाई अभी हम नीचे से रोल कर रहे हैं, तो हमसे पूछा गया ऊपर कहां तक जाएगा, तो उल्टा भी तो कर लें, ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे तक आने पर वेलोसिटी हमें गिवन है। तो हम डायरेक्ट यहां पर यही काम करते हैं कि इसको उल्टा लेते हैं कि हमारी वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, 4 मीटर पर सेकेंड, और हमारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए, हमारे हिसाब से होनी चाहिए रूट के अंदर 2 इंटू जी इंटू एच। तो अब की बार हमसे हाइट नहीं पूछी गई, तो हमें हाइट को किसकी फॉर्मेट में रखना है, एस की फॉर्म में रखना है। तो एस साइन थीटा, ठीक है, थीटा हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, 30 डिग्री दे रखा है। आया समझ में सबको, तो एच निकालना होता तो एच निकाल लेते, हाइट निकालनी होता हाइट, यहाँ पर डिस्टेंस पूछी है तो हमने डिस्टेंस की फॉर्मेट में रख दिया। एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जो बॉडी है वो कौन सी बॉडी है, यहां पर सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, और इसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है, 1/2 होता है। बस खत्म।
तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, उसकी जगह हमने रख दिया 1 बाय, सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू रूट के अंदर 2 इंटू जी इंटू एस इंटू साइन 30 हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय जी। जी कितना लेना है हमें, 10 लेना है, और डिस्टेंस एस हमें निकालनी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये 2 से 8 टाइम्स चला गया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2.4 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 2.4 मीटर, ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो लैंग्वेज जो है ना वो आपको उलझाने के लिए कि भैया नीचे से रोल कर रही है सर, हमने तो ऊपर से रोल करवाया था। ठीक है ना, क्वेश्चन को रिवर्स कर लो, नीचे वेलोसिटी दे रखी है, ऊपर कहाँ तक जाएगा पूछे, ऊपर से लुढ़का दो, नीचे कितनी वेलोसिटी होगी वो दे रखी है। तो तिकड़म लगाना सीखो, ठीक है ना, ताकि चीजें आसान हो जाए। आगे चलते हैं, और अब मेरे साथ में इतने लेक्चर अटेंड कर चुके हो तो आई होप आ गया होगा, मतलब आ ही जाना चाहिए अब तक। तो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप अ कर्व्ड सरफेस विथ इनिशियल वेलोसिटी v, इट रीचेज अप टू अ मैक्सिमम हाइट। वही वाला क्वेश्चन है, इसको हम उल्टा बना लेंगे कि हम इतनी हाइट से गिरा रहे हैं और बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी इतनी है। ठीक है, उल्टा कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, v है। हम कितनी हाइट से गिरा रहे हैं, कितनी हाइट से रोल करवा रहे हैं, वो हमें गिवन है। कितना गिवन है, 2 इंटू जी इंटू हाइट हमें गिवन है 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g, एंड नीचे आता है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब की बार हमें दे नहीं रखा कि कौन सी बॉडी है जिसको तुम रोल करवा रहे हो, अब की बार हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि बताओ द ऑब्जेक्ट इज। अब उसका हम कैसे पता लगाएंगे, हम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, हमें पता पड़ जाएगा ऑब्जेक्ट कौन सा है। बस सॉल्व कर लो इसको। तो यहां पर आप देखोगे जी से जी कट जाएगा, ठीक है, 2 से 4 भी कट जाएगा 2 टाइम्स, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां तो बच गया 3 टाइम्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां बच गया 2 और नीचे बचा हुआ है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये बचा हुआ है। ठीक है भाई, v स्क्वायर से v स्क्वायर चला गया, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 3/2 के इक्वल हो गया, 3/2 के इक्वल हो गया। 1 को उधर ले जाएंगे तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 1, यानी कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा आपका 1/2। और 1/2 है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो हो सकता है डिस्क या फिर हो सकता है सॉलिड सिलेंडर। देख लो दोनों में से जो भी ऑप्शन में दे रखा है, डिस्क दे रखा है तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक, तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है भैया, किसी भी क्वेश्चन से डरने की आवश्यकता नहीं है। यूनिफॉर्म सॉलिड बॉल है, सॉलिड बॉल मतलब सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो बॉडी हमारी क्या हो गई, सॉलिड स्फीयर हो गई, मतलब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया 2/5, ठीक है। रोल्स प्योरली अलोंग अ फ्लोर देन अप अ रैंप इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, इट मोमेंटेरिली स्टॉप्स व्हेन इट हैज रोल्ड 1.5 मीटर अलोंग द रैंप। वही उल्टा कर लो इस सवाल को। तो इनिशियल स्पीड हमसे पूछी गई है, ठीक है, तो इनिशियल स्पीड हमें निकालनी है, फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू जी इंटू एस साइन थीटा, क्योंकि अब की बार हमें
इंक्लाइनेशन के अलॉन्ग डिस्टेंस गिवन है, तो h की जगह हमने क्या लिखा है, s sin थीटा रखा है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। उल्टा कर दो ना सवाल को, अभी आप नीचे से वेलोसिटी दे रहे हो, ऊपर तक जा रहा है, ऊपर से छोड़ोगे तो नीचे आकर कितनी वेलोसिटी होगी, सेम क्वेश्चन है, बस उसको रिवर्स कर दिया इन्होंने, तो यही निकालना है हमें। चलो देखते हैं। ठीक, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहां पर, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय जी अपन ले लेते हैं 10, है ना, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है वैसे भी। जी अपनों ने ले लिया 10, और जो रैंप के अलॉन्ग डिस्टेंस है वो दे रखी है 1.5, एंगल दे रखा है 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अपॉन 5। सॉल्व करते हैं, तो 2 से 2 चला जाएगा, 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, तो रूट के अंदर रह जाएगा, ऊपर तो रह गया 15, यह आ जाएगा 5, 7 नीचे रह गया 7, 7 डिवाइडेड बाय 5 है, तो 5 चला जाएगा आपका ऊपर, तो अल्टीमेटली बचेगा आपका v इज इक्वल टू, रूट के अंदर आ जाएगा, देखो 15 को भी मैं ऐसे लिख लेता हूं, 5 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7, है ना, ऐसे लिख लेता हूं मैं। तो ऐसे लिखने से क्या हुआ कि भाई 5 इंटू 5 है, तो वो तो रूट से बाहर आ गया, तो 5 तो रूट से बाहर आ गया, रूट के अंदर रह गया कितना, 3 डिवाइडेड बाय 7। इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना, जो भी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मैं फाइनल आंसर यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, अभी तो मैंने अजीब सा कुछ कैलकुलेटर यूज़ किया है, तो इसको कैलकुलेट आपको खुद से करना है, जो भी इसका आंसर। मेन चीज़ है क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि हाँ यार इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से अपनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो दिस इज इट, और इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त। आई होप इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा, एंड जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आई होप मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है कि ये चैप्टर आपका वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर बन गया होगा। हो सकता है इस चैप्टर को आपको एक बार फिर से करना पड़े, मैं तो चाहूँगा कि आप इस चैप्टर को दोबारा करें, लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप इसको दोबारा करो तो आप किसी को समझाना, किसी को एक्सप्लेन करना, उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सो इसी के साथ समाप्त करते हैं हमारा ये वाला चैप्टर, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, बहुत मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हालांकि बहुत छोटा सा चैप्टर बट मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग चैप्टर है, हायर वेटेज वाला चैप्टर भी है, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और इनफैक्ट अब सिलेबस के अंदर ही ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। मैंने हमेशा बच्चों को बोला है काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड रोटेशन, दिस कंबाइंस मैकेनिक्स, मैकेनिक्स टेक्स टाइम बिकॉज इट इज़ फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। वो हमारी फाइनली कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।